मैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल, शिक्षा संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत स्मृति शीर्षक का अध्ययन करेंगे। स्मृति क्या है, स्मृति कितने प्रकार की होती है, स्मृति को उन्नत कैसे बनाया जा सकता है, स्मरण करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज मेमोरी? स्मृति क्या है? स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति के बिना हमारा दैनिक जीवन जीना दुष्कर है। स्मृति के अभाव में मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अधिगम की प्रक्रिया के लिए स्मृति की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जब हम किसी वस्तु, पदार्थ या स्थान को देखते हैं तो उस वस्तु, स्थान और पदार्थ के चिन्ह हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। इन संचित चिन्हों एवं पूर्व अनुभवों को याद करना ही स्मृति कहलाता है। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी हुई स्मृति की परिभाषाएं। वुडवर्थ ने कहा है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्टाउट ने कहा है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। और हिलगार्ड तथा एडिक्सन ने कहा है कि अतीत में सीखी हुई चीजों का वर्तमान में प्रयोग करना ही स्मृति है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी। स्मृति के तत्व। स्मृति के या मेमोरी के 4 तत्व हैं: लर्निंग, सीखना; रिटेंशन, धारण करना; रिकॉल, पुनर्स्मरण करना; और रिकॉग्निशन, पहचानना। सीखना। सीखना स्मृति की प्रक्रिया के लिए सीखना बहुत अधिक आवश्यक है। गिलफोर्ड ने कहा है कि किसी भी वस्तु को ठीक प्रकार से सीख लेना, स्मृति में याद कर लेना, आधी से अधिक लड़ाई लड़ लेना है। दूसरा है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है धारण करना। तो मस्तिष्क में संचित ज्ञान, जिस शक्ति द्वारा हम ज्ञान को मस्तिष्क में संचित करते हैं, उसे रिटेंशन या धारण शक्ति कहते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं: कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियसनेस जो चेतन स्तर है, इसमें कोई भी चीज को याद करना हो तो प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सबकॉन्शियसनेस अवचेतन मन में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही हमें विषय वस्तु याद आती है। अचेतन मन में, अचेतनता में जो चीजें चली जाती हैं, उनके लिए हमें या तो शब्द साहचर्य या विचार साहचर्य विधि का सहारा लेना पड़ता है, तभी वो हमारी पुनः स्मृति में आती है। नेक्स्ट है रिकॉल करना। पुनर्स्मरण या प्रत्यावाहन। पुनर्स्मरण या प्रत्यावाहन की हम बात करें तो इस पर धारण शक्ति का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जितना हमारा कोई भी सीखी हुई वस्तु स्थायी है, उतना ही हमें किसी चीज को पुनर्स्मरण करना आसान हो जाता है। तो पुनर्स्मरण का भी कहा जाए तो 2 प्रकार का पुनर्स्मरण होता है, एक स्वतः पुनर्स्मरण और एक सप्रयास पुनर्स्मरण। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन, यानी पहचानना। इसका है कि यदि हम किसी भी चीज को पहले देखा है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही उसको पहचान लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने काफ़ी दिनों पहले हम अपने किसी मित्र से मिले थे, लेकिन हम पुनः मिलते हैं तो कहाँ पर मिले थे, क्या नाम है, बिल्कुल सही चीज़ को पहचान लेना, ये है रिकॉग्निशन। अब हम स्मृति के प्रकार, जो मुख्य प्रकार हैं स्मृति के, सबसे पहले है इमीडिएट मेमोरी, तात्कालिक स्मृति। इस स्मृति में बालक तुरंत याद करता है और तुरंत
भूल जाता है। इसमें ये छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें इस प्रकार की स्मृति की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट, परमानेंट मेमोरी, स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति में धारण शक्ति का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी आपने किसी चीज़ को जितनी अच्छी तरह सीखा है उतनी ही अच्छी तरह आप की स्मृति में वो चीज़ बैठ जाएगी और आपको जैसे ही लंबे समय तक याद रहेगी। स्थायी स्मृति में जैसे हमने कभी बचपन में कोई कविता पढ़ी है, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं और उस कविता को सुनते हैं, हम उसकी आगे की पंक्तियाँ बता देते हैं कि क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छी तरह सीखा था। नेक्स्ट है रोट मेमोरी। रोट मेमोरी यानी रटंत स्मृति। इसमें बालक किसी भी विषय वस्तु, किसी भी सामग्री को बिना सोचे समझे रटकर याद कर लेता है, और ये स्मृति की जो है अच्छी नहीं होती, क्योंकि रटने वाली चीज़ तुरंत भूल जाते हैं। और ये बच्चे ज़्यादातर छोटी कक्षाओं में कविताओं को याद करने में इस स्मृति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल मेमोरी यानी तार्किक स्मृति। ये स्मृति, इसमें सोच समझकर तर्कपूर्ण ढंग से विषय सामग्री को याद किया जाता है, और ये जो विषय सामग्री है हमारे स्मृति पटल पर भली भांति अंकित हो जाती है, और इस प्रकार की मेमोरी जो है बुद्धिमान बच्चों में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है एक्टिव मेमोरी, जैसा कि सक्रिय स्मृति। इस मेमोरी यानी हमने बीती हुई चीज़ें, बीते हुए अनुभव को जब हमें याद करना है, उसको हमने याद कर लेना। तो परीक्षा के समय जब बच्चे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो एक्टिव मेमोरी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हमने जो चीज़ पहले सीखी थी उसको हमने पुनः स्मरण किया और अपने प्रश्नों के उत्तर लिखे। नेक्स्ट है पैसिव मेमोरी, निष्क्रिय स्मृति। ये स्मृति जो है उद्देश्यपूर्ण नहीं होती है, इसलिए इस स्मृति में जैसे कि हमने लिया हाथी, और हाथी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक विशालकाय शरीर सामने आ गया, तो यह स्मृति निष्क्रिय स्मृति है। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेमोरी, यांत्रिक स्मृति। इसको दूसरे शब्दों में बौद्धिक स्मृति भी कहते हैं या आदतजन्य स्मृति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें कोई काम रेगुलर करने से हमें उस काम करने की आदत पड़ जाती है। जैसे सपोज कीजिए कार ड्राइवर जो कार चलाना आता है वो कार में बैठता है और बिना प्रयास के वो कार को चलाने के लिए सारे उपकरणों को स्टार्ट कर लेता है। नेक्स्ट है रियल मेमोरी, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, वास्तविक स्मृति। इस स्मृति में तथ्यों को क्रमबद्ध, सरल तरीके से और कहाँ कठिन कहाँ सरल ये लगाना है, बिल्कुल उस तरह से याद किया जाता है, क्रमबद्धता होती है, इसलिए ये मेमोरी वास्तविक मेमोरी है। हम यदि कहें तो ये मेमोरी सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त स्मृति है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी, अच्छी स्मृति की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी किन बच्चों में हम पहचानेंगे कि उनकी स्मरण शक्ति अच्छी है। सबसे पहले क्विक लर्निंग, शीघ्र अधिगम। जिन बच्चों की स्मृति अच्छी होती है वह पाठ को बहुत जल्दी एक बार पढ़ने पर ही उनको जो विषय वस्तु है वो याद हो जाती है। गुड रिटेंशन, उत्तम धारण शक्ति, यानी कि उनमें कोई भी ज्ञान जो है स्थायी रूप रहता है, और यदि हम कालांतर में भी पूछते हैं तो उस चीज़ को वो उसी प्रकार से बता देते हैं। क्विक रिकॉल, शीघ्र पुनर्स्मरण। शीघ्र पुनर्स्मरण पे हम कहें तो धारण शक्ति का प्रभाव पड़ता है। यदि हमने अच्छी प्रकार से सीखा है तो हम
पुनर्स्मरण जैसे ही करेंगे हमारे दिमाग में वो चीज़ तुरंत याद आ जाएगी। तो जो बालक तुरंत आंसर देते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। नेक्स्ट है क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्निशन। आपको जल्दी और बिल्कुल सही सही तथ्यों को पहचानना। जैसे कि आप मान लीजिए कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपको ऑप्शन दिए हैं दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, तो तुरंत पहचान लेना कि नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो सही एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें। तो अच्छी स्मरण शक्ति की विशेषता है कि बिल्कुल सही सही पहचानना चाहिए। फॉरगेटिंग मीनिंगलेस थिंग्स, अनावश्यक बातों को भूलना। देखिए, जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हमें आगे बढ़ने से, निगेटिविटी हमारे अंदर लाती हैं और हमें सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो जो मीनिंगलेस चीज़ें हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जो हमारे जीवन में आगे काम आने वाली नहीं है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, इन चीज़ों को हमें जीवन में भुला देना चाहिए। तभी हम अपने प्रगति पथ पर या अपने जीवन की ओर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मेथड्स ऑफ मेमोराइजेशन, स्मरण शक्ति को बढ़ाने की जो विधियां हैं वो सबसे पहले है होल मेथड। इसको कहते हैं हम पूर्ण विधि। इस विधि में बालक संपूर्ण विषय वस्तु को एक ही बार में याद करता है। और ये विधि हम कहें तो केवल बुद्धिमान बालकों के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि ये कमजोर बच्चे से लाभान्वित नहीं हो सकते। दूसरा है पार्ट मेथड। इसको कहेंगे खंड विधि या आंशिक विधि। इसमें जो भी हमें विषय वस्तु याद करनी है उसको हम पार्ट्स में बांट लेते हैं, खंडों में बांट लेते हैं, और उसको खंड खंड करके पहला खंड भी याद किया, दूसरा खंड याद किया, और फिर थोड़ा सा, ये क्या है खंड विधि। इसमें ये जो है कमजोर बच्चे, सामान्य बच्चों के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा खंड करके, जिससे कि मेमोरी में जो कोई भी ज्ञान है वो स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। नेक्स्ट है मिक्स मेथड, मिश्रित विधि। क्या मिश्रित विधि, इसमें पूर्ण विधि और खंड विधि दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक रीड्स हैं, उन्होंने कई प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि विषय वस्तु लंबी है तो हमें मिक्स्ड मेथड का प्रयोग करना चाहिए। उससे जो ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से और ठीक प्रकार से अंकित होता है। नेक्स्ट है स्पेस्ड मेथड, यानी विराम विधि या अंतर विधि। अंतर विधि में क्या होता है कि हम कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ के थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, फिर उस विषय वस्तु को पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा विश्राम लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी अध्ययन करता है उसको थकान कम होती है, और साथ ही साथ विषय वस्तु जो है लंबे समय के लिए हमारे मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाती है। नेक्स्ट है अनस्पेस्ड मेथड, यानी निरंतर विधि, इस या अविराम विधि। इसमें कोई भी अंतराल या समय का गैप नहीं किया जाता, लगातार विषय वस्तु को पढ़ते हैं। तो लगातार विषय वस्तु को पढ़ने से वो याद तो हो जाती है, लेकिन ये तत्कालिक स्मृति है। हम लगातार याद करी हुई चीज़ों को कुछ समय ही में ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव मेथड, सक्रिय विधि। सक्रिय विधि, इसमें बोल बोल कर पढ़ा जाता है। तो यदि हम कहें तो ये छोटी कक्षाओं के लिए स्पेस्ड एक्टिव मेथड बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि बच्चे बोल बोल कर पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, तो उनका उच्चारण क्या है उसको शुद्ध कराया जा सकता है। और साथ ही साथ सक्रियता है तो ये जो विषय वस्तु है वो स्थायित्व लेकर
आती है। नेक्स्ट है पैसिव मेथड, निष्क्रिय विधि। ये इसमें क्या है, निष्क्रिय विधि में जो अध्ययन करता है, ये कहा जाए तो बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें निष्क्रियता देखने को मिलती है और इसमें विषय वस्तु को हम जिन बड़ी कक्षाओं में नहीं पढ़ा जा सकता, तो वहाँ पर जो है पैसिव मेथड का प्रयोग जो है बड़ी कक्षाओं में अधिक विद्यार्थी करते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, विचार सहचर्य विधि, यानी एक विषय को दूसरे विषय से कोरिलेट करके पढ़ाना या पढ़ना। जैसे सपोज कीजिए मेरे मित्र के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू है और मुझे मोतीलाल नाम याद करना है, हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो हम उसको एसोसिएट कर लेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल था, और उससे वो जो है हमें दिमाग में स्थायित्व हमारे आ जाएगा। नेक्स्ट है रेजिटेशन मेथड, इसको सस्वर विधि या वाचन विधि। ये जो विधि है इसके में क्या है, किसी भी विषय वस्तु को सस्वर पढ़ा जाता है, बोलकर पढ़ा जाता है। तो गेट्स ने अपने बहुत सारे गेट्स मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत प्रयोग किए और उन्होंने कहा कि जो रेजिटेशन मेथड है ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा जो ज्ञान है वो स्थायी होता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में जो छात्र है वो पूरी विषय वस्तु को एक बार निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के पश्चात वो कौन सा सरल तथ्य है, कौन सा कठिन, उसके हिसाब से अध्ययन करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी स्मृति को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। यदि विद्यार्थी शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो उसकी जो स्मृति है वो कमजोर होती है। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। जो बच्चे क्रोध, चिंता या किसी प्रकार के भय से ग्रसित होते हैं वो अपना पूरा ध्यान सीखने पर नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनकी स्मृति कमजोर पाई जाती है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरित व्यक्ति जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो विषय वस्तु है उसकी क्या प्रकृति है। यदि विषय वस्तु आपकी सरल और बोधगम्य है तो हम उसको आसानी से सीख लेंगे, लेकिन यदि विषय वस्तु कठिन है तो हम जो है उसको ठीक प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड अटेंशन, रुचि और अवधान। सीखने वाले की रुचि और उसका कितना ध्यान विषय वस्तु पर लग रहा है। यदि उसका इंटरेस्ट है तो वो निश्चित रूप से उस विषय वस्तु को हृदयंगम करेगा। मेमोरी मेथड, शिक्षण विधि। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो हैं पाठ्य वस्तु जो है कठिन है, लेकिन उसके लिए पूर्ण विधि का प्रयोग करते हैं, जबकि उसके लिए खंड विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम उस चीज़ को, विषय वस्तु को खंडों में विभाजित करके उसको याद करेंगे तो ज़्यादा हमारा ठीक प्रकार से याद होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, अभ्यास और पुनरावृत्ति। अभ्यास और पुनरावृत्ति के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को हम स्थायीपन दे सकते हैं। टीचिंग मेथड, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने, शिक्षक किस विधि से पढ़ा रहा है। यदि शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से या छोटे बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो स्मरण शक्ति है वो अधिक अच्छी होगी। टीचर्स बिहेवियर, शिक्षक का व्यवहार भी बालक की स्मृति को प्रभावित करता है, इसलिए शिक्षक को सदैव सहानुभूतिपूर्वक एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। तो हम एक शिक्षक होने के नाते चाहे तो विद्यार्थियों की स्मृति को हमें आगे बढ़ाना है, उन्नत करना है, तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के स्तर अनुकूल
विषय सामग्री का प्रयोग करें और जो विषय सामग्री है वो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाएं। इसके साथ ही साथ ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करें और प्ले वे मेथड का प्रयोग करें। बच्चों की रटने की जो विधि है उसको कम से कम प्रयोग में लाएं और ये इन चीज़ों का हम यदि प्रयोग करेंगे तो बच्चों की, बालकों की, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को हम बढ़ा सकते